उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सयाह रंग की कार जैसे ही 2 मंजिला इमारत के गेट के सामने रुकी, बरामदे में मौजूद 4 मुसल्लह अफराद तेजी से उसके गिर्द फैल गए, लेकिन उनका अंदाज जारहाना की बजाय मौतबाना था। एक मुसल्लह आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का उकबी दरवाज़ा खोला और इसमें से निकलने वाले लंबे तगड़े और सडोल जिस्म के नौजवान को इसने बड़े अदब से सलाम किया। सब पहुंच गए हैं मीटिंग में। इस लंबे तड़ंगे आदमी ने कदरे करख्त लहजे में पूछा, यस सर, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है, तशरीफ़ लाइए। इस मुसल्लह आदमी ने मौतबाना लहजे में कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। लंबा तड़ंगा आदमी इसके पीछे चलता हुआ एक गैलरी में से होकर एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसके सामने भी 2 मुसल्लह गार्ड मौजूद थे। उन्हें आता देखकर उनमें से एक मुसल्लह आदमी ने दरवाजे की साइड पर मौजूद एक बटन दबाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। आने वाला उसी तरह चलता हुआ दरवाज़ा क्रॉस कर गया, जबकि उसे ले आने वाला बाहर ही रुक गया। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसके दरमियान एक बड़ी मेज़ के गिर्द 4 अधीड़ उम्र अफराद बैठे हुए थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी। आओ क्रैगर, हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे। इनमें से एक ने, जिसके सर के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, आने वाले से मुखातिब होकर कहा, मेरे ख्याल में मैं वक्त पर ही पहुंचा हूं। आने वाले ने, जिसे क्रैगर के नाम से पुकारा गया था, उसी तरह करख्त लहजे में कहा, हाँ बैठो। बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाले ने स्पाट लहजे में कहा और क्रैगर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। लॉर्ड स्टिल, अब आप क्रैगर को तफसीलात बताए। इस बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाले ने अपने साथ बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा, मिस्टर क्रैगर, हुकूमत ग्रेटलैंड पाकिशिया के खिलाफ एक अहम मिशन मुकम्मल करना चाहती है। एक इलाका काफरिस्तान और पाकिशिया के दरमियान मुतनाज़िया है। इसका नाम काशीर है। काशीर को काफरिस्तान से अलहदा करके पाकिशिया के साथ शामिल करने की तहरीक चल रही है और बावजूद काफरिस्तान और इसके हलीफ मुल्कों की भरपूर कोशिश के ये तहरीक किसी भी तरह दबाई नहीं जा सकी और हुकूमत ग्रेटलैंड भी ये नहीं चाहती कि ये इलाका काफरिस्तान से कटकर पाकिशिया के साथ मिल जाए। इससे पाकिशिया ज़्यादा मजबूत और बावसाइल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत ग्रेटलैंड इस मामले में खुलकर सामने भी नहीं आ सकती। इसलिए ये फैसला किया गया है कि पाकिशिया में कोई ऐसा दाखिली बहरान पैदा कर दिया जाए जिससे पाकिशिया की हुकूमत और आवाम की तवज्जो काशीर से हटकर अपने बहरान की तरफ हो जाए और वो काशीर में तहरीक चलाने वालों की किसी तरह भी इमदाद न कर सकें। ये मिशन मेरे महकमे 0 सेक्शन को सौंपा गया। मैंने इस सिलसिले में प्लानिंग की कि पाकिशिया में दहशतगर्दी की कार्रवाई तेज़ की जाए और वहाँ जाली करेंसी इस तरह फैला दी जाए कि वहाँ शदीद बहरान पैदा हो जाए, लेकिन पाकिशिया सीक्रेट सर्विस और इंटेलिजेंस को इस प्लानिंग का इल्म हो गया, इसलिए मुझे ये प्लानिंग ख़त्म करना पड़ी। इसके बाद मेरे सेक्शन ने एक इंतहाई अहम और मुनफरिद किस्म की प्लानिंग की। इसको हमने हालो वाल का नाम दिया। पाकिशिया में वैसे तो कई दरिया बहते हैं, लेकिन एक दरिया सबसे बड़ा है जिसे कॉन्डिस कहते हैं, और आजकल वहाँ बारिशों की वजह से इन दरियाओं में सैलाब आने का मौसम है। इस बार चूंकि बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए इस बार वहाँ इंतहाई शदीद सैलाब आने का यकीनी ख़तरा मौजूद है। इन दरियाओं में चूंकि हर साल सैलाब आने का ख़तरा होता है, इसलिए हुकूमत पाकिशिया ने बड़े बड़े शहरों को मुतवक्को सैलाब से बचाने के लिए ख़ास जगहों पर बंद बांधे हुए हैं, जिनकी इन दोनों न सिर्फ मुरम्मत होती है बल्कि इनकी बाकायदा फ़ौजी निगरानी भी की जाती है। अगर इनमें से किसी बंद को तोड़ दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 शहर इसके मुल्हका इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं, और चूँकि पाकिशिया के लोग हर साल सैलाब का मुकाबला करते हैं, इसलिए इससे इनके अंदर कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं, और फिर वो लोग ऐसे वसाइल व मशीनरी हर वक्त तैयार रखते हैं जिससे इस टूटे हुए बंद की फौरी तौर पर मुरम्मत की जा सकती है। चनाचा हमने बजाय इन दरियाओं पर मौजूद पहले से किसी बंद को तोड़ने के एक बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज में सोचा, हमने इस बड़े दरिया कांडस का एक पॉइंट सिलेक्ट किया। इस पॉइंट पर इस दरिया की चौड़ाई 4.6 किलोमीटर है और ये इस दरिया की सबसे कम चौड़ाई है। हमने मनसूबाबंदी की कि अगर इस पॉइंट से ज़रा हटकर ज़मीन के अंदर इंतहाई गहराई में जाकर एक ऐसी सुरंग खोदी जाए जो ज़मीन के नीचे ही नीचे होती हुई इस दरिया को क्रॉस कर जाए। फिर इस सुरंग के इस हिस्से को, जिसके ऊपर दरिया बह रहे हैं, तरजसीम से बनी हुई हॉलो वाल तैयार की जाए और इसके नीचे और दोनों अतराफ में मखसूस पुशिंग ऑपरेट्स फिट किए जाएं। चनाचा जब सैलाब अपने पूरे जोर पर आए तो इस मखसूस पुशिंग मशीनरी को ऑन कर दिया जाए और पुशिंग ऑपरेट हालो वाल को यखलख्त ऊपर की तरफ पूरी कुव्वत से उठाएंगे। इस तरह हालो वाल ज़मीन की इस गहराई से ऊपर 10 फुट फिजा तक बुलंद होगी। ये हालो वाल ज़ाहिर है इस कदर मजबूत होगी कि इस पर बड़े से बड़ा ताकतवर बम भी असर न करेगा।
اس سے یہ ہوگا کہ سیلابی پانی کے خوفناک ریلے ہالووال کے ساتھ ٹکرا کر آگے دریا کی پاٹ میں بہنے کی بجائے دریا کے دونوں اطراف میں خوفناک انداز میں بہنا شروع ہو جائیں گے، اور چونکہ پیچھے خوفناک سیلاب ہوگا اس لیے نہ ہی اس ہالووال کو فوری طور پر توڑا جا سکے گا اور نہ ہی پانی کو روکا جا سکے گا، کیونکہ کانڈس کے منبع سے لے کر ہالووال تک وہاں کوئی ڈیم بھی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ پانی کی خوفناک ریلے ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہاتے ہوئے اپنی نئی گزرگاہ بنائیں گے، اور اس گزرگاہ میں پاکیشیا کا دارالحکومت سب سے پہلے نشانہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ہی اہم فوجی چھاؤنی، اور پھر پاکیشیا کے 4-5 بڑے شہر اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے قصبے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ لاکھوں ایکڑ میں پھیلے ہوئے مسلسل خوفناک سیلاب کی وجہ سے یہ قصبے، ٹاؤن، شہر سب کچھ فنا ہو کر رہ جائیں گے۔ لاکھوں افراد بے بسی کی موت مریں گے، فصلات تباہ ہو جائیں گی، چھاؤنیاں اور ان کے اندر موجود ہر قسم کے سٹور سب تباہ ہو جائیں گے۔ پانی کے خوفناک ریلے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، شہروں کے شہر ختم ہو جائیں گے، اور سیلاب کو روکنا حکومت پاکیشیا تو کیا پوری دنیا کے لیے مل کر بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح پاکیشیا میں اس قدر خوفناک بحران آ جائے گا کہ کاشیر کی طرف توجہ کرنا تو ایک طرف اس کا اپنا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ لارڈ ارسٹل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بے حد خوفناک منصوبہ ہے اور قطعی منفرد انداز کا بھی ہے، اس لیے مجھے بھی یہ پسند آیا۔ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے میں اس کے ذہن کی داد دیتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ کریگر نے اس طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اس منصوبے کی ہولناکی کے تصور سے اسے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہو۔ میں بتا رہا ہوں، لارڈ ارسٹل نے کہا۔ اس کے علاوہ باقی افراد خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس منصوبے کی ضروری ترامیم کے بعد حکومت گریٹ لینڈ نے منظوری دے دی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ابتدائی انتظامات ہم کریں گے، جبکہ اصل منصوبہ بلیو لائن مکمل کرے گی، کیونکہ اسے اس ٹائپ کے منصوبوں میں مہارت حاصل ہے۔ چنانچہ مزید حتمی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے سیکشن کے سب سے ہوشیار ایجنٹ سوزن کرب کو پاکیشیا بھیجا۔ اس نے وہاں کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور سروے آف ارتھ ڈپارٹمنٹ کے افسروں سے مل کر ضروری ریکارڈ حاصل کر کے ہمیں بھجوا دیا، جبکہ میرا پروگرام تھا کہ میں خود اپنی ایک پاکیشیائی ایجنٹ کے ساتھ وہاں جا کر اس پوائنٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا باقاعدہ سروے کروں، اور وہاں بلیو لائن کے افراد کے پہنچنے اور منصوبہ کی تکمیل کی ابتدائی انتظامات کروں۔ حکومت گریٹ لینڈ نے اس منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے پاکیشیائی سفارت خانے کے ایک اہم افسر کے ذریعے حکومت پاکیشیا کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت حکومت گریٹ لینڈ نے یہ طے کیا کہ پاکیشیا کو متوقع سیلاب سے بچانے کے لیے کانڈس پر جگہ جگہ ایسے مضبوط بند تعمیر کیے جائیں جس سے سیلاب کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور حکومت گریٹ لینڈ نے انسانی ہمدردی کی آڑ لیتے ہوئے اس کے مکمل اخراجات خود ادا کرنے کی آفر کی اور اسے امداد کا نام دیا۔ ظاہر ہے حکومت پاکیشیا اس پر بے حد خوش ہوئی، اور اس نے باقاعدہ سرکاری طور پر حکومت گریٹ لینڈ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس قدر انسانیت نواز کام کرنے کے لیے بھاری اخراجات اور امداد بھی دے رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح اس معاہدے کی آڑ میں ہم آسانی سے ہالووال کا خوفناک منصوبہ مکمل کر سکتے تھے، اور حکومت پاکیشیا یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بھلائی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں جاتا، سوزن کرب کو پاکیشیا سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا ایک خطرناک آدمی جس کا نام علی عمران ہے ٹکرایا، اور اس نے اس سے ایسی باتیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس زیرو سیکشن کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کا باس ہوں، اور یہ بھی کہ سوزن کرب کا تعلق زیرو سیکشن سے ہے۔ سوزن کرب نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اس ساری بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ میں تمہیں بات چیت کا ٹیپ سنواتا ہوں تاکہ تمہیں صحیح طور پر معلوم ہو سکے کیا ہوا ہے، لارڈ اسٹل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر موجود ایک جدید ٹائپ کا ٹیپ ریکارڈر کے چند بٹن پریس کیے۔ دوسرے لمحے اس میں سے آواز برآمد ہوئی، ہیلو 03 کالنگ باس اوور، اور اس کے پاس جو کہ خود لارڈ اسٹل تھا اس کے ساتھ سوزن کی گفتگو کا ٹیپ چلتا رہا۔ کریگر خاموش بیٹھا یہ بات چیت سنتا رہا۔ جب بات چیت ختم ہوئی تو لارڈ نے بٹن آف کر دیے۔ پھر ہمیں کاشن ملا کہ سوزن کرب نے دانتوں میں موجود ایک مخصوص قسم کا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کیپسول میں ایسی وائرلیس مشینری موجود تھی جو یہاں اپنے ریسیونگ سیٹ پر مخصوص کاشن دے دیتی تھی، اور اس کیپسول کو چبانے والا فوری طور پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کاشن کے ملنے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ سوزن کرب کو فوری طور پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس پر تشدد کر کے اس سے مشن کی تفصیلات حاصل کی جائے، اور سوزن کرب نے تشدد سے بچنے کے لیے ریڈ کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ ظاہر ہے ان سارے واقعات کا کیا مطلب تھا؟
कि ये बात इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस या दोनों के इल्म में आ चुकी है कि ग्रेट लैंड का 0 सेक्शन उनके मुल्क में कोई मिशन पूरा करना चाहता है और ये मिशन पाकिशिया के ख़िलाफ़ है। और लाज़िमन उन्होंने ये तहकीकात भी की होंगी कि सूजन कर्ब किस किस से मिलती रही है और इसने क्या क्या उनसे हासिल किया है। इसलिए हो सकता है उन्हें इस मवाद की मदद से मिशन के लिए मुंतखब शुदा पॉइंट्स का भी इल्म हो चुका हो। चनाचा मैंने इन सारे वाक़यात की आला हुक्काम को रिपोर्ट की, जिस पर तफसीली बातचीत के बाद ये तय पाया कि अब ये मनसूबा 0 सेक्शन की बजाय क्रैगर सेक्शन सर अंजाम देगा। अलबत्ता ब्लू लाइन टेक्निकल काम सर अंजाम देगी। चनाचा तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि ये मनसूबा तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। इसके मुकम्मल फाइल तुम्हारे दफ्तर पहुँचा दी जाएगी। लॉर्ड रिस्टल ने थके थके लहजे में बात ख़त्म की और फिर खामोश हो गया। तुमने कोई सवालात करने हो क्रैगर तो खुलकर कर सकते हो। हुकूमत ग्रेटलैंड बहरहाल ये मनसूबा हर सूरत में मुकम्मल करना चाहती है। लॉर्ड रिस्टल के खामोश होते ही बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाले आदमी ने क्रैगर से मुखातिब होकर कहा, क्या सूजन कर्ब को मालूम था कि असल मनसूबा क्या है? मेरा मतलब है मुकम्मल तफसीलात, इस पॉइंट के जिस पॉइंट पर यह मनसूबा बरोए कार लाना था। क्रैगर ने करख्त आवाज़ में बात करते हुए कहा। वो जानबूझकर करख्त आवाज़ में ना बोल रहा था, बल्कि फितरी तौर पर ही उसका लहजा ऐसा ही था। नहीं, उसे ये इल्म नहीं था कि असल मिशन क्या है और उसे किस तरह बरोए कार लाना है। अलबत्ता वो इस बात से वाकिफ़ थी कि इस मनसूबे का खालिक मेरे सेक्शन का आदमी फ्रांक है और ये मनसूबा किस पॉइंट पर बरोए कार आना है। लॉर्ड रिस्टल ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि असल मनसूबा बहरहाल महफूज है। सिर्फ उसका वो पॉइंट सामने आ चुका है जहां उसकी तकमील होनी है और जिस सेक्शन ने इसकी तकमील करनी है वो भी। तो आप साहिबान ने इस सिलसिले में कोई नए पॉइंट का इंतखाब किया है या ये भी मुझे ही करना होगा? क्रैगर ने जवाब देते हुए कहा, हमने सूजन कर्ब की पहली भेजी हुई रिपोर्टों की तो एक तरफ रख दिया है और फौरी तौर पर पाकिशिया में मौजूद ग्रेटलैंड के एजेंटों की मदद से ऐसी रिपोर्टों की तस्दीक हासिल कर ली है जिनकी मदद से इस मंसूबे को नए पॉइंट पर मुकम्मल किया जा सकता है। पहला पॉइंट पाकिशिया की दारुल हुकूमत से 10 किलोमीटर ऊपर था, लेकिन ये नया पॉइंट दारुल हुकूमत से 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के दामन में मुंतखब किया गया है, जहां से कांडस दरिया अपनी पूरी रवानी पर आता है। इस तरह इस मंसूबे की तकमील के बाद पहले की निस्बत ज़्यादा वसी रकबे में खौफनाक सैलाब फैल जाएगा और ज़्यादा नुकसानात होंगे। और ये पॉइंट पहले पॉइंट से बहरहाल इतना दूर है कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं सकता। बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वालों ने जवाब दिया और साथ ही उसके सामने रखा हुआ एक रोल शुदा नक्शा उठाया और उसे खोल कर मेज़ पर बिछा दिया। फिर उसने पेंसिल से निशान लगाकर क्रैगर को बताया कि पहला पॉइंट कहाँ था और अब दूसरा पॉइंट कहाँ मुंतखब किया गया है। लेकिन सर, पहले पॉइंट की ज़मीन नरम थी, वहाँ आसानी से सुरंग लगाई जा सकती है, जबकि इस पॉइंट की ज़मीन पथरीली है और पहाड़ी है, यहाँ कैसे सुरंग लगाई जा सकती है? क्रैगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। इस पॉइंट के करीब ही आसारे कदीमा पर मुबनी एक तारीखी शहर बाक्शा के खंडरात मौजूद हैं। माहरीन आसारे कदीमा ने इस शहर की खुदाइयाँ करके उसे वाज़ेह कर दिया है और अब पूरी दुनिया के सियाह इस कदीम शहर के खंडरात देखने जाते रहते हैं। इस शहर की खुदाई के दौरान एक ऐसी बड़ी सुरंग का भी पता चला था जो नीचे ही नीचे काफ़ी गहराई में आगे बढ़कर एक और कदीम शहर सुराजिया से जा मिलती थी। ये सुरंग खासी तौर पर तवील थी और चौड़ी भी, और ये सुरंग कांडस दरिया के पाट के नीचे से गुजरती है। इस सुरंग के दोनों धानों को शुरू से ही बंद कर दिया गया था ताकि आवाम इसके अंदर दाखिल ना हो सकें। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत पाकिशिया और इसके महकमाए आसारे कदीमा को भी इस सुरंग का इल्म नहीं है। इस शहर की खुदाई ग्रेटलैंड के मशहूर माहिर आसारे कदीमा सर नेल्सन ने की थी और उन्होंने अपनी ज़ाती डायरी में इसका जिक्र भी किया था और इसका नक्शा भी बनाया था। इनका ख्याल था जब दूसरे कदीम शहर सुराजिया की खुदाई मुकम्मल कर ली जाएगी तब इस सुरंग को खोला भी जाएगा और उसे दुनिया पर ज़ाहिर भी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर मौत ने उन्हें फुर्सत ना दी। इस तरह ये सुरंग उनकी डायरी के अवराक में ही रह गई। ये डायरी अब ग्रेटलैंड की ही एक और माहिर आसार कदीमा और सर नेल्सन के लड़के सर हेनरी फ्रेड के कब्जे में है। और सर हेनरी फ्रेड हुकूमत पाकिशिया की मंजूरी से पहले ही बाक्शा में सुराजिया की खुदाई में मसरूफ़ हैं। हमने इस पॉइंट का इंतखाब इस सुरंग की वजह से ही किया है क्योंकि आला हुक्काम की मीटिंग के दौरान जब इस पर तफसील से बातचीत हुई तो सर हेनरी फ्रेड की साहबजादे जैकब फ्रेड भी मीटिंग में शामिल थे। वो भी अपने वालिद सर हेनरी फ्रेड के साथ आसार कदीमा पर काम करते रहे हैं, इसलिए उन्हें इस सुरंग का इल्म था।
चनाचा हमने फौरी तौर पर बादशाह से सर हेनरी फ्रेड को तलब किया और सर हेनरी फ्रेड ने जब इस सुरंग की मुकम्मल तस्दीक कर दी तब ये पॉइंट मुंतखब हुआ और सर हेनरी फ्रेड भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाले ने लॉर्ड अर्स्टल के साथ बैठे हुए एक छोटे कद और भारी जिस्म की अधीर उम्र आदमी के तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह फिर ठीक है सर हेनरी, जिस पॉइंट पर यह मंसूबा मुकम्मल होता है वहाँ दरिया की चौड़ाई कितनी है? क्रैगर ने चौंक कर सर हेनरी फ्रेड की तरफ देखते हुए पूछा। सिर्फ 3 किलोमीटर के लगभग है, सर हेनरी फ्रेड ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। ओह गुड, ये तो और भी कम है, लेकिन सर इस मिशन के लिए हैवी मशीनरी भी चाहिए और बेशुमार अफराद भी इस मिशन पर काम करेंगे और वक्त भी बेहद कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रोज़ के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल भी कर लेनी हैं ताकि जब सैलाब अपने पूरे अरूज पर हो मिशन मुकम्मल कर दिया जाए। ये सारा काम इतनी महदूद मुद्दत में और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस की नज़रों से ओझल रहकर कैसे किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस या इंटेलिजेंस इस बारे में चौकन्ना भी हो चुकी हो कि ग्रेटलैंड उनके खिलाफ कोई मिशन मुकम्मल करने वाला है। जाहिर है अब वो ग्रेटलैंड से जाने वाले हर शख्स की मुकम्मल निगरानी करेंगे, क्रैगर ने कहा। इसका भी इंतज़ाम कर लिया गया है। अब आसार कदीमा की खुदाई शदीद तरीन मशीनों से की जाती है और सुराजिया की खुदाई का इब्तदाई काम काफ़ी अरसे से मुकम्मल हो चुका है। कुछ मशीनरी वहाँ पहले ही पहुँच चुकी है, बाकी अभी जानी भी है और उसकी तनसीब भी होनी है। हालोवाल कायम करने वाली मशीनरी भी तकरीबन आसार कदीमा की खुदाई करने वाली मशीनरी से मिलती जुलती है, इसलिए ये मशीनरी और उसके मखसूस माहरीन को आसार कदीमा की मशीनरी और माहरीन के साथ शामिल करके पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है और पाकिस्तानी हुकाम ने उसे चेक करके उसकी बाकायदा क्लियरेंस भी कर दी है। आम मशीनरी तो इस कदीम शहर पर नस्ब की जाएगी, जबकि असल मशीन सुरंग के अंदर और किसी को आखिर तक इसका इल्म तक ना हो सकेगा। इस बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाले ने कहा। तो जब सब काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं तो मैंने और मेरे सेक्शन ने क्या करना है? क्रैगर ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। तुम्हारे ज़िम्मा 2 काम होंगे, एक तो सुराजिया पर इस बात की निगरानी के काम सही रफ्तार और सही अंदाज में हो रहा है या नहीं, दूसरा अगर किसी तरह भी पाकिस्तानी हुकाम या सीक्रेट सर्विस या इंटेलिजेंस को इस मिशन के बारे में भनक पड़ जाए तो तुमने उन्हें मिशन की तकमील तक इस तरह रोकना है कि ग्रेटलैंड का मिशन मुकम्मल हो सके। हम सर हेनरी फ्रेड और उसके साथियों को इस मिशन से वाकई ही लाताल्लुकी रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनका ताल्लुक साबित हो गया तो फिर ये सारी तबाही ग्रेटलैंड के खाते में बढ़ जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो ग्रेटलैंड के खिलाफ पूरी दुनिया उठ खड़ी होगी और ग्रेटलैंड बैनुल अक़वामी सियासी पेचीदगियों के भंवर में फंस जाएगा। 0 सेक्शन तो पुराना सेक्शन है, इसलिए पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस यकीनन इससे वाकिफ़ होगी, लेकिन तुम्हारा सेक्शन अभी हाल ही में कायम हुआ है और अभी बैरूनी दुनिया को इस सेक्शन के बारे में कोई इल्म नहीं है और सेक्शन के क़याम से अब तक की कलील अरसे में तुमने और तुम्हारे सेक्शन ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि हुकूमत ग्रेटलैंड को यकीन है कि तुम इस मिशन को भी मुकम्मल कर लोगे। सफ़ेद बालों वाले ने कहा। तो ठीक है, मैं दारुल हुकूमत में रुककर पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को ख़त्म करने का मिशन मुकम्मल करता हूँ। इस तरह 2 अहम काम बैक वक्त मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का भी खात्मा हो जाएगा और उसकी तवज्जो भी असल मिशन की तरफ ना जा सकेगी। क्रैगर ने कहा, नहीं, हुकूमत ग्रेटलैंड किसी तरह भी इस मिशन के साथ अपना ताल्लुक साबित नहीं होने देना चाहती, वरना तो तुम्हें ये सब तफसीलात बताए बगैर सिर्फ सीक्रेट सर्विस के खात्मे का मिशन देकर दारुल हुकूमत भेज दिया जाता। तुमने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के बारे में तफसीलात का इल्म नहीं है। इसलिए हम इस मिशन की तकमील तक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को सिरे से छूना ही नहीं चाहते और इस तरह यह तय किया गया है कि लॉर्ड अर्स्टल अपनी पाकिस्तानी एजेंट नवाबजादी रक्षंदा के साथ अब वहाँ ना जाएंगे ताकि ग्रेटलैंड को इस मिशन से किसी तरह भी कोई ताल्लुक साबित ना हो सके। सफ़ेद बालों वाले ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें, मिशन मुकम्मल हो जाएगा। अगर बिलफर्ज महाल पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को इल्म हो भी गया तब भी मिशन मुकम्मल होगा, आप कतई बेफिक्र रहें। क्रैगर के बाजुओं में इतना दमखम मौजूद है कि वो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को रोक सके। क्रैगर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, ओके, अब बाकी तफसीलात लॉर्ड अर्स्टल, सर हेनरी फ्रेड और आप मिलकर तय करेंगे। सफ़ेद बालों वाले सर जेम्स सेक्रेटरी दाखिला ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इनके उठते ही बाकी अफराद भी एहतरामन उठ खड़े हुए। सूजन कर्ब ने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल इस वक्त ही चबा लिया था जब सफ्दर ने हाशिम रोड पर उसकी टैक्सी को जबरन रोककर उसे अगवा करना चाहा था। इस तरह वो बगैर कुछ बताए ही हलाक हो गई थी, जबकि सलाम खान से भी मजीद कुछ हासिल ना हो सका। वो भी सिर्फ इतना ही बता सका था कि सूजन कर्ब ने
उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उससे रिपोर्ट मांगी थी जो उसने रात को उसके हवाले करनी थी। चूंकि सलाम खान ने फिलहाल रिपोर्ट ना दी थी, सिर्फ वादा किया था, इसलिए इमरान ने उसे गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा देने की बजाय सिर्फ नौकरी से बर्खास्त करवाया था। सूजन कर्ब जिन जिन अफराद से मिली थी और जिस जिससे उसने रिपोर्टें हासिल की थी, वो सब अफराद भी इस जुर्म में अपनी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन इस सारी कार्रवाई के बावजूद ये इल्म ना हो सका था कि ज़ीरो सेक्शन का असल मिशन क्या है। कॉर्स क्रॉस और कामिल की भी तफसीली चेकिंग कर ली गई थी, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास चीज़ ना मिल पाई थी। इसलिए एक लिहाज से ये सारी कार्रवाई बेसूद साबित हुई थी। कई रोज़ गुजर चुके थे, लेकिन नवाबजादी रक्षंदा की तरफ से ग्रीनलैंड से वापस ना आई थी। ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल यही रिपोर्ट दे रहे थे कि नवाबजादी रक्षंदा कभी कभार लॉर्ड इस्टल के साथ देखी जाती है, वरना ज़्यादातर किंग क्लब में ही मसरूफ़ रहती हैं। चनाचा एक लिहाज से केस ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से ये कह दिया था कि जब भी नवाबजादी रक्षंदा की पाकिशिया आने की इत्तला मिले तो किसी मेंबर को इसकी निगरानी पर लगा दे। लेकिन कई रोज़ गुजर चुके थे और नवाबजादी रक्षंदा वहीं ग्रेटलैंड में मौजूद थी। चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास फ़िलहाल कोई केस ना था, इसलिए इमरान भी दानिश मंजिल कम ही आता था और ब्लैक ज़ीरो के लिए ये दिन बहुत कठिन होते थे। ये उसे इस तरह गुजारने पड़ते थे जैसे उसे किसी ने कैदी तन्हाई की सज़ा दे दी हो। लेकिन चूंकि उसकी मौजूदगी दानिश मंजिल में ज़रूरी होती है, इसलिए वो बहरहाल दानिश मंजिल से कम ही बाहर जाता था और फारिग दिनों में वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में बैठकर मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंटों और मुजरमों की फ़ाइलों को ही पढ़ता रहता था या फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ता रहता था। इस वक्त भी वो लाइब्रेरी में आराम कुर्सी पर नीम दराज एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इस फ़ोन कॉलिंग ऑपरेशन रूम वाले मखसूस फ़ोन से था। एक्सटिव ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठाते ही मखसूस लहजे में कहा, सफ्तर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है? ब्लैक ज़ीरो ने कतरे नरम लहजे में कहा, सर मैंने सूजन कर्ब को कामिल नगर के बारे में सर्वे ऑफ अर्थ डिपार्टमेंट के मखसूस रिपोर्ट मुहैया करने वाले सेक्शन ऑफिसर अंजम ज़ाहदी से तफसीली बातचीत की है। उसने इससे दोस्ती लगाई, जिसकी वजह से इस जुर्म में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। चनाचा मैंने उससे दोस्ती लगाई और उसे ये यकीन दिलाया कि मैं उसका हमदर्द हूँ और मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि मैं उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करा सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक सदर मुमलिकत की खसूसी मुआयना टीम से है, लेकिन इसके लिए मैंने इसे ये शर्त लगाई कि वो सूजन कर्ब से होने वाली हर किस्म की बातचीत पूरी तफसील से मुझे बता दे। इसने पहले तो वही कुछ बताया जो वो पहले बता चुका था। सूजन कर्ब के साथ कई दिन गहरे ताल्लुकात रखे थे, इसलिए मुझे यकीन था कि कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी जिससे सूजन कर्ब के असल मिशन का क्लू मिल जाए। चनाचा मैंने जद्दोजहद जारी रखी और इससे कई तफसीली नशस्तें हुई। आज की नशिस्त में उसने एक नई बात बता दी कि सूजन कर्ब ने उससे कहा था कि वो ये तमाम रिकॉर्ड इसलिए इकट्ठा कर रही है ताकि पाकिशिया में आने वाले सैलाबों से पाकिशिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और इस पर अंजम ज़ाहदी के बकौल जब उसने सूजन कर्ब को बताया कि हुकूमत ग्रेटलैंड से तो इस सिलसिले में बाकायदा हुकूमत पाकिशिया का मुआहिदा हो चुका है और मतलूबा रिकॉर्ड सरकारी तौर पर उन्हें भेजा जा चुका है और इसने हुकूमत ग्रेटलैंड की इंसानियत नवाजी और हमदर्दी की तारीफ़ की, तो सूजन कर्ब ने बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी पाकिशियाइयों को पता चल जाएगा कि सैलाब दरअसल होता क्या है। फ्रांक ने काम ही ऐसा किया है और हुकूमत ग्रेटलैंड इससे क्या भलाई करना चाहता है। इसके बाद बात का मौजू बकौल अंजम ज़ाहदी बदल गया। सफ्तर ने पूरी तफसील से बात करते हुए बताया, फिर तुमने इस बात से क्या नतीजा निकाला है? ब्लैक ज़ीरो ने स्पाट लहजे में पूछा। सर मेरा ख्याल है कि हुकूमत ग्रेटलैंड इस मुआहदे की आड़ में पाकिशिया के खिलाफ कोई भयानक खेल खेलने की कोशिश कर रही है। सफ्तर ने कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि वो खुद भी ज़हनी तौर पर अभी वाज़ेह नहीं है। तुम इस अंजम ज़ाहदी को मज़ीद टटोलो, शायद कोई वाज़ेह बात सामने आ जाए। बहरहाल मैं चेक करूँगा कि इस मुआहदे के बाद क्या पेशरफ्त हुई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। ब्लैक ज़ीरो ने सिर्फ सफ्तर का दिल रखने के लिए उससे ये बात कह तो दी थी, लेकिन उसके जहन के मुताबिक ये कोई ऐसी बात ना थी जिस पर वो मज़ीद तहकीकात करता, क्योंकि हुकूमतों के दरमियान मुआहदे के बाद ज़ाहिर है ये काम दोनों हुकूमतों की ज़ेर निगरानी ही मुकम्मल होना था, इसलिए किसी गड़बड़ का कोई सवाल ही पैदा ना होता था। अलबत्ता फ्रांक के नाम उसे ज़रूर चौंका दिया था। बहरहाल वो सोचने ज़रूर लग गया था कि ये फ्रांक कौन है और उसका पाकिशिया में आने वाले सैलाबों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो ग्रेटलैंड में मौजूद पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट फॉरलेक को कॉल कर रहा था। फॉरलेक स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही फॉरलेक की आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि जो नंबर एक्सटिव ने डायल किया था वो उसका ख़ास नंबर था। एक्सटिव ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा,
यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मौदबाना हो गया। 0 सेक्शन में जिसका चीफ लॉर्ड रिस्टल है, कोई आदमी फ्रांक भी काम करता है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप कहें तो मैं मालूम कर सकता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कितनी देर लगेगी तुम्हें मालूम करने में? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। सर 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। लॉर्ड रिस्टल की लेडी सेक्रेटरी मेरी फ्रेंड है, इससे मुलाकात करनी होगी, फिर आसानी से मालूम हो जाएगा। फॉरलेक ने जवाब दिया। ओके, उसे मालूम करो। अगर उस नाम का कोई आदमी हो तो फिर ये भी मालूम करो कि उसने हाल ही में पाकिशिया के खिलाफ कोई खास मनसूबाबंदी तो नहीं की, खास तौर पर पाकिशिया के दरियाओं में आने वाले सैलाब से मुतल्लिक, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर कॉरिडोर पर रखा। दोबारा किताब उठाकर मुतालिया में मसरूफ़ हो गया। उसे मुतालिया करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था कि साथ ही मेज़ पर रखे हुए बॉक्स में से तेज़ सीटी की आवाज़ निकलने लगी और ब्लैक ज़ीरो ये आवाज़ सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इस कॉशन का मतलब था कि गेट पर कोई मौजूद है। उसने बॉक्स का बटन दबाकर उसे खामोश किया और फिर किताब रखकर वो लाइब्रेरी से निकलकर ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि गेट पर इमरान है, तो उसने गेट खोलने वाला मखसूस बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद इमरान मुस्कुराता हुआ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। सो रहे थे शायद, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, लाइब्रेरी में था, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वहाँ सुलेमान वाले रिसाले तो इकट्ठे नहीं कर रखे, क्योंकि तुम्हें आंखें खुमार आलूद सी लग रही हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं तो पाकिशियाई आसारे कदीमा पर एक तहकीकी किताब पढ़ रहा था, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। बात तो एक ही हुई, सुलेमान आसारे जदीदा की ज़ियारत करता है, तुम आसारे कदीमा की। इसमें भी तो इस किस्म के ही फ़ोटो और खाके होते हैं, बस नीचे लिख दिया जाता है कि ये हज़ारों साल पुराने हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। आपने तो सूसन कर्ब वाला केस ख़त्म कर दिया है, लेकिन सफ्तर अभी तक इसके पीछे लगा हुआ है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। सूसन कर्ब जो इसके हाथों मरी है, तो इसने अब गड़े मुर्दे उखाड़ने ही हैं। बहरहाल क्या रिपोर्ट दी है, उसने कोई ख़ास बात? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने उसकी दी हुई रिपोर्ट तफसील से बता दी। ओहो, ये तो वाकई ही इंतहाई अहम बात है। खौफनाक सैलाब आने का मौसम है और सैलाब वाकई ही यहाँ बेपनाह तबाही फैला सकते हैं, इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। लेकिन हुकूमत ग्रेटलैंड और हुकूमत पाकिशिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, वो तो सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ का है, ना कर सैलाब से तबाहियाँ फैलाने का, और ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के माहिरीन ने मिलकर ही मनसूबाबंदी की होगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हो सकता है कहीं किसी पहलू पर कोई गड़बड़ हो, मुझे सर सुल्तान से कहकर इस मुआहदे की पूरी तफसील मंगवानी पड़ेगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मुझे इस फ्रांक नाम ने चौंका दिया है, चनाचा मैंने फ़ौरन एजेंट फॉरलॉक के ज़िम्मे लगाया है कि वो ये मालूम करके रिपोर्ट करे कि क्या वाकई 0 सेक्शन में कोई फ्रांक नाम का आदमी है, और अगर है तो क्या इसने पाकिशिया के लिए कोई मंसूबा बनाया है। इसने बताया है कि लॉर्ड रिस्टल की प्राइवेट सेक्रेटरी इसकी फ्रेंड है, इससे मुलाकात करके वो 2-3 घंटों बाद रिपोर्ट देगा, ब्लैक ज़ीरो ने मज़ीद बताते हुए कहा। गुड शो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई ही सूजन कर्ब को अगर किसी मंसूबा का इल्म था तो ये मंसूबा यकीनन 0 सेक्शन में ही बनाया गया होगा, इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो का चेहरा खिल उठा। फिर तो तकरीबन आधे घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो सर, फॉरलेक स्पीकिंग, फॉरेन एजेंट फॉरलेक की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटिव, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, लॉर्ड रिस्टल की प्राइवेट सेक्रेटरी से खिलाफ तवक्को जल्द ही मुलाकात हो गई, इसलिए जल्दी रिपोर्ट दे रहा हूँ। लेडी सेक्रेटरी ने बताया कि फ्रांक 0 सेक्शन के चीफ्स में से एक है, इसने लॉर्ड रिस्टल के कहने पर कोई मंसूबा भी तैयार किया था। ये मंसूबा सैलाबों के बारे में था, लेकिन फिर अचानक इस मिशन को ख़त्म कर दिया गया, फॉरलेक ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ये फ्रांक कहाँ रहता है, इसका हुलिया वगैरह, इमरान ने पूछा। सर, ये बात तो मैंने नहीं पूछी, फॉरलेक ने शर्मिंदा होकर कहा। सुनो, इस फ्रांक को चेक करके उसे अगवा करके कहीं ले जाओ और फिर इस पर तशद्दुद करके उसे मंसूबा के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करो। अपने साथ दूसरे एजेंटों को भी शामिल कर लो, मुझे मुकम्मल तफसीलात चाहिए और फ़ौरन ही, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से फॉरलेक ने जवाब दिया। जिस कदर जल्द हो सके तमाम मालूमात हासिल करके मुझे कॉल करो। वो सीक्रेट एजेंट है, इसलिए पूरी तरह मोहतात रहना और इस पर तशद्दुद बात सामने रख कर करना कि वो तरबियत याफ्ता एजेंट है, इमरान ने उसे मज़ीद तफसील हदायत देते हुए कहा। यस सर, मैं समझता हूँ सर, दूसरी तरफ से फॉरलेक ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ वाकई ही है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन लेडी सेक्रेटरी ने बताया कि मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हुकूमतों के खिलाफ तैयार किए गए मंसूबे इतनी आसानी से ख़त्म
नहीं किए जाते। ब्लैक ज़ीरो हो सकता है उन्होंने सेट अप बदल दिया हो और यकीनन ऐसा सूजन कर्ब की मौत की इत्तला मिलने के बाद किया गया होगा, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्रॉडवे हाउस। राब्ता कायम होते ही एक नुस्मानी आवाज़ सुनाई दी। अल्फ्रेड मर्फी से बात करवाओ, मैं उसका एक दोस्त मार्टिन बोल रहा हूँ, वेस्टर्न कॉर्मन से। इमरान ने वेस्टर्न कॉर्मन के मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, 5 मिनट बाद दोबारा रिंग करें प्लीज़। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये अल्फ्रेड मर्नी वही तो नहीं जो ग्रेटलैंड के सेंट्रल सेक्रेटरी में कोई अहम ओहदेदार है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो सेक्रेटरी दाखिला सर जेम्स का प्राइवेट सेक्रेटरी है और ग्रेटलैंड के तमाम सीक्रेट एजेंसियाँ सर जेम्स के तहत ही काम करती हैं। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर घड़ी पर वक्त देखकर उसने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ब्रॉडवे हाउस। एक बार फिर वही नुस्मानी आवाज़ सुनाई दी। अल्फ्रेड मर्फी से बात कराएं, ये वेस्टर्न कॉर्मन से मार्टिन बोल रहा हूँ। इमरान ने दोबारा वेस्टर्न कॉर्मन के लहजे में बात करते हुए कहा, बात करें, वो फ़ोन रोम पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो अल्फ्रेड, मर्फी बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अल्फ्रेड मर्फी, क्या फ़ोन महफूज है? इमरान ने असल लहजे में बात करते हुए कहा। वो इमरान तुम, 1 मिनट। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद दोबारा अल्फ्रेड मर्फी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, अब बता, क्या बात है, कैसे फ़ोन किया? अल्फ्रेड मर्फी ने कहा, मेरे पास $1000 फालतू पड़े हुए थे। तुम जानते हो मैं तो दरवेश मंश आदमी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ये $1000 अपने दोस्त को भिजवा दूँ, काम ही आ जाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई ही मुझे आजकल ज़रूरत भी बेहद है। बोलो कैसे मिल सकते हैं ये $1000? अल्फ्रेड मर्फी ने बड़े इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, मैंने सुना है सर जेम्स आजकल पाकिशिया के खिलाफ किसी खास मंसूबे में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, तुम हज़ारों मील दूर बैठे इस कदर टॉप सीक्रेट कैसे सूंघ लेते हो? अल्फ्रेड मर्फी की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। जिस तरह तुम हज़ारों मील के फासले से डॉलरों की बू सूंघ लेते हो, इमरान ने तरकी जवाब देते हुए कहा और अल्फ्रेड मर्फी पे इख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। मुझे तफसीलात का तो इल्म नहीं है और ना हो सकता है इमरान साहब, अलबत्ता इतना मालूम है कि ज़ीरो सेक्शन का लॉर्ड क्रिस्टल पाकिशिया के खिलाफ किसी खास मंसूबे पर अमल करना चाहता था, लेकिन फिर उसने माजूरी का इजहार कर दिया। इसके बाद बड़ी तफसीली मीटिंग्स होती रहीं और आखिरी मीटिंग 2 रोज़ पहले हुई। इस मीटिंग में लॉर्ड क्रिस्टल के अलावा एक नए सेक्शन का चीफ क्रैगर भी शामिल हुआ और जहां तक मैंने सुना है लॉर्ड रिस्टर वाला मंसूबा क्रैकर के जिम्मे लगाया गया है। बस इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। अल्फ्रेड मर्फी ने तफसील बताते हुए कहा, क्या ये मालूम हो सकता है कि मंसूबा दरअसल है क्या? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा, नहीं, वहाँ तक मेरी तो क्या किसी भी रसाई मुमकिन नहीं हो सकती। सर जेम्स इंतहाई असूल पसंद आदमी हैं, मर्फी ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस आखिरी मीटिंग में ये सिर्फ 3 अफराद ही थे या कोई और भी था? इमरान ने पूछा। एक और साहब शरीक तो हुए हैं लेकिन उनके हदूद का इल्म नहीं हो सका, मर्फी ने जवाब देते हुए कहा। इन क्रैगर साहब के हदूद राबिया का तो इल्म होगा, इमरान ने कहा। ज़्यादा मालूम नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई हद तक बता सकता हूँ कि इंतहाई तेज़ तरातम किस्म का एजेंट है। पहले ये एंटी फॉरेन एजेंसी में काम करता था, अब उसे अलहदा सेक्शन बना कर दिया गया है, मर्फी ने जवाब देते हुए कहा। उसे अगर कभी देखा हो तो उसका हुलिया वगैरह बता दो, इमरान ने पूछा। तुमने $1000 में ही पूरे ग्रेटलैंड की मालूमात हासिल करने की ठान ली है, मर्फी ने कहा। चलो 1000 और भी भिजवा दूंगा, किसी दोस्त से मांग कर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मर्फी भी इख्तियार हंस पड़ा। एक बार देखा है इसलिए आम सा हुलिया तो बता सकता हूँ, ज़्यादा तफसील से ना बता सकूंगा। इसका कद लंबा, जिस्म इंतहाई सडल है, हुलिया भी नोट कर लो, दूसरी तरफ से मर्फी ने कहा और उसके साथ ही उसने तफसील से हुलिया बता दिया। Like, comment, share, press the bell icon.